हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसकी पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ कूलिंग टावर का बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम कूलिंग टावर में जो हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं उसकी बारे में भी एक वीडियो बनाया था। आज की वीडियो में हम लोग जो कूलिंग वाटर का जो केमिकल ट्रीटमेंट, जो हमारा कूलिंग टावर में जो कूलिंग वाटर का इसका केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में इन डिटेल आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसे पहले वीडियोस में हम लोग बताया था, ये हमारा कूलिंग टावर है। वो ओवरव्यू बता देता हूँ। जो हमारा कूलिंग टावर में जो भी हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है, मतलब कोल्ड वाटर है, वो हम लोग पंप करके जितना भी हमारा प्रोसेस यूनिट्स में भेज देंगे, और जो हॉट वाटर आएगा वो हम लोग ऊपर से स्प्रे करके एवापोरेशन प्रोसेस का थ्रू इसका हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे, और जो हमारा कोल्ड वाटर है इसी को हम लोग रिसर्कुलेट करते ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक साइड स्ट्रीम फिल्टर भी रहते हैं हमको, जो टीडीएस कम करने के लिए और ब्लो डाउन को कम करने के लिए। और जितना भी आपको ब्लो डाउन हो रहे हैं और लॉसेस हो रहे हैं उसको आपको मेकअप करने के लिए हम लोग एक मेकअप वाटर से हम लोग इस सम्प लेवल को हमेशा मेंटेन करते हैं। और हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स, कूलिंग वाटर का केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं कूलिंग टावर के पास आपको बहुत सारे केमिकल टैंक रहते हैं और बहुत सारे एनालाइजर्स रहते हैं और उसका इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसका कूलिंग वाटर में आपको केमिकल ट्रीटमेंट का क्या जरूरत है फ्रेंड्स, अगर आप देखेगा तो अगर हम लोग कूलिंग वाटर में देखेगा तो जहाँ आपको पानी रहते हैं वहाँ आपको बहुत सारे पानी में जो इम्प्योरिटीज का वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चीज आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चीज है फ्रेंड्स, हमको करोजन है। जहां हम लोग हर बार हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जहां हम लोग पानी होते हैं, पानी में जो H2O है इसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और इसकी वजह से जो डिजॉल्व गैसेस का वजह से और बहुत सारे वजह से हम लोग करोजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए, आपको पानी का अंदर पानी का वजह से आपको जितना भी आपका इसका नेटवर्क है, पानी का जो पाइपिंग है और इसका जो हीट एक्सचेंजर्स है और इसका जितना भी आपका नेटवर्क है, वो हर जगह आपको करोजन होने का चांस है। ठीक है, आपको जैसे हम लोग डिफरेंट प्रकार का करोजन होते हैं, वाटर लाइन करोजन है, गैल्वेनिक करोजन है यार, एसएसएल, जो बहुत तरफ का करोजन होते हैं। ठीक है, वो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको इसमें। ठीक है, कूलिंग वाटर में। ठीक है। सो सबसे पहले हमको जो मेजर चांसेस है इसका कूलिंग टावर का या कूलिंग वाटर सिस्टम में आपको वाटर लाइन करोजन होने का सबसे ज़्यादा चांस है। इसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन होने का चांसेस है, और इसके बाद कुछ फिटिंग करोजन होने का चांसेस है, और गैल्वेनिक करोजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स कूलिंग टावर में। ठीक है, ये होता क्या है वो करोजन के बारे में अलग टॉपिक है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए, आपका कूलिंग टावर में ये वाटर का वजह से आपको करोजन होने का चांसेस है। आपको पूरा नेटवर्क में जो भी आपका प्रोसेस इक्विपमेंट्स है वो हर जगह होने का चांस है। जैसे आपको दिखेगा तो ऐसे दिखते हैं आपको, जो एक्सचेंजर का इसका जो बंडल का ऊपर है, आप बाहर से देखेगा तो ऐसे दिखते हैं आपको एक्सचेंजर। ये बेसिकली आपको करोजन है। ये होता कैसे है फ्रेंड्स, बेसिकली करोजन में आपको दो एलिमेंट बनते हैं, आपका एनोड और कैथोड है। जो एनोड है, जो एलिमेंट आपको करोड हो रहे हैं, आपको मेटल लॉस हो रहे हैं, उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और जो मटेरियल नहीं हो रहे हैं करोड, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये बेसिकली ये गाल्वनिक करोजन में जैसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पानी है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करेगा आपको, ये आपको करोड कर देगा पूरा एक एनोड समझ के। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग करोजन का वीडियो में इन डिटेल बताएंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए, आपको एक जो एनोड बनेगा वो आपको करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको करोजन को आपको कूलिंग वाटर में आपको ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस है आपको करोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग वाटर का ट्रीटमेंट में हम लोग करोजन अवॉइड करने के लिए, करोजन नहीं बनने के लिए हम लोग, करोजन इनहिबिट करने के लिए हम लोग करोजन इनहिबिटर्स डालते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, जो करोजन इनहिबिटर्स होते हैं
वो बेसिकली जो करोजन इनहिबिटर से हमारा एनोडिक करोजन इनहिबिटर्स होते हैं, जो आपको एनोडिक, जो आपको जो मेटल आपका एनोड बन रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं, वो आपको वो इसको वो इनहिबिट करेगा करोजन नहीं होने के लिए। उसमें आपको डिफरेंट प्रकार का, जैसे क्रोमेट है, नाइट्रेट है, ऑर्थोफॉस्फेट है, मतलब मॉलिब्डेट है, ऐसे आपको डिफरेंट ये केमिकल्स को हम लोग एनोडिक करोजन इनहिबिटर जैसे यूज कर सकते हैं। आपका जो प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस पैरामीटर्स है, आपका जो प्रोसेस में आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका क्रिटिकलिटी का ऊपर, वो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स का ऊपर आपका जो कूलिंग वाटर का जो इसका करंट पीएच क्या मेंटेन कर रहे हैं, और इसका जो डिफरेंट पैरामीटर्स का बेसिस में आपका जो केमिकल यूज करने हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं। तो ये आपको एनोडिक इनहिबिटर से, और दूसरे आपको कैथोडिक इनहिबिटर से। कैथोडिक इनहिबिटर में आपको पॉलीफॉस्फेट या मेटाफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट आएगा, जिंक है, या कंट्रोल डिपोजिशन ऑफ CO CO CO3 ये होते हैं बेसिकली। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग करोजन इनहिबिटर में हम लोग मोस्टली हमारा जितना भी आपको केमिकल या पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरीज, ये सब में आपको एनोडिक इनहिबिटर में आपको ऑर्थोफॉस्फेट यूज करते हैं, और कैथोडिक इनहिबिटर में आपको जनरली पायरोफॉस्फेट या पॉलीफॉस्फेट यूज करते हैं, मोस्टली पायरोफॉस्फेट यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये अगर डाल दिया फ्रेंड्स, ठीक है, ये डालने के बाद आपको ये सही है नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये करोजन इनहिबिटर डाल दिया तो आपको कहीं पे भी करोड नहीं होना चाहिए, ये एक फॉर्म, एक फिल्म बन जाना चाहिए। आपको कहीं पे भी करोड हो रहा है तो एक आपको प्रोटेक्टिव लेयर बन जाना चाहिए, सो दैट आगे ये करोजन नहीं होने देगा। ठीक है। तो ये सही डोज हो रहे नहीं डोज हो रहे पता करने के लिए आपको जो फ्री आयरन का कंटेंट है, जो आपको कूलिंग वाटर में, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आपको करोड़ हो रहा है तो जो आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेसिकली दैट इज आयरन, जो आयरन आपको फ्री आयरन है, क्या होगा, पानी का वेलोसिटी की वजह से आयरन है निकल जाएगा, वो आयरन आपको कूलिंग वाटर का सिस्टम में सर्कुलेट होते ही रहते हैं। ठीक है। अगर आपको कभी भी कूलिंग वाटर का सिस्टम में आपको अगर आपको आयरन दिख रहे हैं, ठीक है, आयरन दिख रहे हैं, तो आपको जरूर देखना पड़ेगा, आपको वो फ्री आयरन है, उस आयरन को, ठीक है, उस आयरन का कंटेंट कितना है वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। वो हमेशा लेस देन 1 ppm आपको मेंटेन करना है कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है। ये करोजन इनहिबिटर जो भी डाल रहे हैं वो बेसिकली क्या करेगा, आपका आयरन का कंटेंट है लेस देन 1 ppm आपको मेंटेन करना ही करना है आपको कूलिंग वाटर में। आपको कभी भी 1 ppm का ऊपर आपको फ्री आयरन कंटेंट मिल रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं पे एक करोड़ कर रहे हैं आपका मेटल को। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो एनोडिक इनहिबिटर जो हम डाल रहे हैं ऑर्थोफॉस्फेट है, वो फॉस्फेट है जो रेसिडुअल फॉस्फेट है, जो फॉस्फेट आपको जाकर क्या कर रहे हैं, एनोड को, जो आपको मेटल को करोड़ कर रहे हैं उसको आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया। ठीक है। जो फॉस्फेट आपको कहीं पे यूज हो रहे हैं तो आपको रेसिडुअल फॉस्फेट है, आपको हमेशा मिलना चाहिए। आपको कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्रेंड्स एक ही रूल है, आपको जो आपको केमिकल आपको प्रॉपरली कितना क्वांटिटी डाल रहे हैं या नहीं है, तो आपका क्वांटिटी सही है नहीं है आपको पता करने के लिए हमेशा रेसिड्यूअल, मतलब जो आपको रिएक्ट होने के बाद जो आपको ये केमिकल ट्रीटमेंट में ये केमिकल आपने डाला था ऑर्थोफॉस्फेट, इसका पर्पज है आपको कोई भी एनोड है उसका ऊपर एक फिल्म बन जाना चाहिए, उसमें आपको इसमें आपको आयरन का ऊपर एक फिल्म बन जाना चाहिए। इसकी बाद जितना भी आपको बच जाएगा वो आपको कूलिंग वाटर सिस्टम में सर्कुलेट होते ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑर्थोफॉस्फेट का नेचर यही है, आपको कहीं पे भी आयरन दिखता है तो इसका ऊपर ये चिपक जाते हैं, एक फिल्म बन जाता है इसका ऊपर, सो दैट आगे का इसका ऊपर का जो भी आपको अगर कोई भी करोजन का है तो वो आपको करोजन होने ही नहीं देगा वो वाटर की वजह से। ठीक है। तो ऑर्थोफॉस्फेट है, इसका जो रेसिड्यूल है, आपको फॉस्फेट या ऑर्थोफॉस्फेट सही से डाल रहे नहीं डाल रहे कैसे पता चलेंगे, इसका जो रेसिड्यूल है हमेशा हम लोग 7 to 8 ppm हम लोग मेंटेन करेंगे। अगर इसको ज्यादा डालेगा तो हम लोग को आयरन फॉस्फेट की वजह से भी हमारा ज्यादा डालने से भी आपको रिस्क है, वो भी आपको आगे हम लोग बताएंगे। आपको स्केलिंग फॉलिंग में आपको बहुत दिक्कत होते हैं ज्यादा डालने से, इसीलिए हम लोग ज्यादा भी नहीं डालेंगे। अगर कम डालेंगे तो ये 7 क्यों रख रहे हैं, इसका नीचे आपको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट से,
तो इसीलिए आपको कुछ डिटेक्टेबल बहुत प्रेसिशन है, आपको हाईली जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो क्वांटिटी आपको 7 to 8 है। आपको 7 to 8 कभी भी आपको मिल रहे हैं, मतलब आपका जो केमिकल जो डाला था वो सही डाला था। अगर आपको ये इसको जीरो रख दिया, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट जीरो होना चाहिए रख दिया, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कभी भी आपको फॉस्फेट नहीं मिल रहा है तो आपको अगर केमिकल नहीं डालेंगे तो भी फॉस्फेट जीरो मिलेगा। इसीलिए हम लोग हर जगह आपको रेसिडुअल केमिकल जो आपको बचेगा वो केमिकल का हमेशा मेजर करते हैं, सो दैट आप हमको ये पता चलेगा केमिकल डोजिंग प्रॉपरली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और ये ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, इससे हमको पता चलेगा जो केमिकल डाला था वो आपको एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं डाला है, वो आपको कंज्यूम कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो एनोडिक में हम लोग फॉस्फेट है, ऑर्थो फॉस्फेट है, वो हम लोग 7 to 8 ppm मेंटेन करते हैं। कहीं पे भी आप फॉस्फेट आपको दिखते हैं तो सिंगल फॉस्फेट आपको दिखते हैं तो आपको 7 to 8 ppm आपको फॉस्फेट ही है, 7 to 8 ppm में आपको ऑर्थो फॉस्फेट ही होते हैं। और जो कैथोडिक इनहिबिटर में भी हम लोग जो पायरोफॉस्फेट डाला था उसमें भी हमको फॉस्फेट ही रहते हैं और जिंक भी रहते हैं। तो इसी वजह से जो ये फॉस्फेट प्लस ऑर्थोफॉस्फेट है, ये दोनों मिला के जो हमको रीडिंग आते हैं वो आपको टोटल फॉस्फेट आते हैं। वो आपको 12 to 18 ppm का अंदर इसको मेंटेन करना है आपको, 18 से ज्यादा भी नहीं है और 12 से कम भी नहीं है, क्योंकि इसमें 7 तो ऑर्थोफॉस्फेट ही है, ठीक है। और एक्चुअली ये फ्रेंड्स हमारा जो मीटर है कभी भी आपको पायरोफॉस्फेट अलग से नहीं दिखा सकते हैं, ओनली फॉस्फेट दिखा सकते हैं या ऑर्थोफॉस्फेट दिखा सकते हैं हमारा जो इंस्ट्रूमेंट से। इसीलिए हम लोग ऑर्थोफॉस्फेट हम लोग अलग से मेंटेन मेजर करते हैं, और इससे आपको एनोडिक इनहिबिटर है वो सही से डोज हो रहे हैं नहीं हो रहे पता चल जाएगा। और कैथोडिक में हम लोग टोटल फॉस्फेट हम लोग मेजर करते हैं, और जिंक का वैल्यू और जिंक जितना आपको घूम रहे हैं कूलिंग वाटर में वो आपको पता चल जाता है। जिंक जो कोटिंग होते हैं फ्रेंड्स वो बेसिकली कैथोडिक इनहिबिटर है। आपको एक एनोड का ऊपर और कैथोड का ऊपर दोनों को ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बन गया है, तो जो आपको रेसिडुअल केमिकल घूमेगा वो बेसिकली इसका केमिकल ही घूमेगा। जो पायरोफॉस्फेट में इसका जो फॉस्फेट है प्लस जिंक है, और ऑर्थोफॉस्फेट में इसका फॉस्फेट है वही आपको घूमेगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो रेसिडुअल है जो बच गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो एनोडिक इनहिबिटर में हम लोग फॉस्फेट हम लोग मेंटेन करते हैं, कैथोडिक इनहिबिटर में हम लोग टोटल फॉस्फेट और जिंक का, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद जो भी आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको जो करोजन इनहिबिटर डाल रहे हैं वो हमेशा एक ही रूल है फ्रेंड्स, इसका जो पीएच है हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम का, इसका डिजायर्ड पीएच आपको 7 to 8 मेंटेन करना ही करना है। क्योंकि अगर आप इसको 7 से नीचे आप कभी भी लेकर आया, ठीक है, तब वो क्या होगा, हमारा कूलिंग वाटर है एसिडिक बनेगा। एसिडिक बनेगा तो एसिड का है फ्रेंड्स बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग का इसका फीचर है। सो आपको ये फिल्म को जो आपको फिल्म बन गया था जो एनोडिक कैथोडिक उसको भी कालेगा, और आगे इसका जो पीछे इसका जो मेटल है उसको भी कालेगा। तो इसीलिए आपको एसिडिक कभी भी नहीं बनना चाहिए आपका कूलिंग वाटर। इसीलिए हमेशा आपको कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में पीएच प्रॉपरली मेंटेन करना ही करना है करोजन इनहिबिटर के लिए। अब बाकी केमिकल के लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये याद रख लीजिए, आपको करोजन इनहिबिटर जो काम करेगा आपको पीएच 7 to 8 मेंटेन करेगा तो ये काम करेगा। अगर आप पीएच 7 से नीचे लेकर गए तो ये भी आपको, ये एसिड है, एसिड का नेचर है, इसको भी आपको कालेगा और इसका पीछे जो मेटल को भी कालेगा। तो इसीलिए हम लोग को पीएच हमेशा मेंटेन करना ही करना है। और जहां आपका प्रोसेस में आपको कहीं पे भी आपको कॉपर मटेरियल है, जैसे आपको बहुत सारे कॉपर एक्सचेंजर्स है या कॉपर ट्यूबिंग कहीं पे भी है, तो आपको क्या करना है, एजोल बेस्ड कॉपर इनहिबिटर डालना पड़ेगा। क्योंकि कॉपर करोजन को ये एनोडिक कैथोडिक से हमको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और कॉपर तो हमको पता ही है फ्रेंड्स, कॉपर बहुत इजीली इसका जो फिल्म जो बन जाते हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। और कॉपर जो हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, इसका जो हीट जो इसका जो बेसिकली ये बहुत हाईली हीट ट्रांसफर मीडियम है, मतलब कॉपर है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत हाईली कंडक्टिव है, इसीलिए इसका हाईली हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी है। इसीलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। जैसा कॉपर का ऊपर इसका जो फिल्म बन जाते हैं, कभी भी आप देखेगा तो फ्रेंड्स कॉपर को आप फ्री एयर में अगर आप रखेगा तो तुरंत इसका कलर चेंज हो जाते हैं, वो बेसिकली करोजन का वजह से। इसकी वजह से आपको हीट ट्रांसफर का कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको कहीं पे भी कॉपर का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आप एजोल बेस्ड कॉपर इनहिबिटर यूज करने हैं। वो बेसिकली आपको टीटी और बीजेटी है, ठीक है, टॉली ट्राइयाजोल या नहीं है तो बेंजो ट्राइयाजोल, ये आपको यूज करते हैं जनरली।
इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ये करोजन का प्रॉब्लम हमको समझ गया है। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम है स्केलिंग है। अगर हम लोग पीएच कभी भी आपको 8 का ऊपर यूज किया है या नहीं है तो अगर ज़्यादा अल्कलाइन वाटर है हमारा या नहीं है तो हमारा जितना भी हमारा सीओसी हम लोग ज़्यादा ड्यूरेशन तक हम लोग हाई सीओसी में हम लोग चलाएगा तो क्या होगा, इसका जितना भी आपको जो सॉल्ट्स है वो क्या होगा एक कट्टा जाकर जमा हो जाएगा, वो एक स्केलिंग बन जाएगा। स्केलिंग भी ऐसे है फ्रेंड्स, बहुत हार्ड स्केल बन जाएगा। जैसे सीमेंट को अगर आप पानी का साथ मिला तो थोड़ी देर के बाद जितना हार्ड बनेगा उतना हार्ड बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का इसका कार्बोनेट से या इसका जो सल्फेट से या फॉस्फेट से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्केल बनेगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड है। ये आपको निकलना बहुत ही मुश्किल है, आप हैमर से भी मारेगा तो ये निकलता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही दिक्कत है आपको जो स्केलिंग है, इसीलिए आपको ज़्यादा ड्यूरेशन तक हाई सॉल्ट्स को आप यूज मतलब कूलिंग वाटर सिस्टम में आपको अलाउ करना ही नहीं चाहिए। जैसे ये कुछ पिक्चर से आपको जो स्केलिंग का, ये आपको बहुत हार्ड स्केलिंग का पिक्चर से, ये जैसे आप हीट एक्सचेंजर खोल दिया तो इसका ऊपर भी आपको दिख रहे हैं, ये हीट एक्सचेंजर का बाहर का ट्यूब्स में भी आपको दिख रहे हैं स्केलिंग। जो स्केलिंग जो हो रहे हैं फ्रेंड्स हमारा हीट एक्सचेंजर में, बेसिकली हमारा कूलिंग वाटर में जो केमिकल इम्प्योरिटीज है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट्स का वजह से होते हैं। जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट या नहीं तो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, या नहीं तो आयरन फॉस्फेट है मोस्ट कॉमन है स्केलिंग का जो कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, क्योंकि हमको पहले भी बताया फ्रेंड, कैल्शियम है नेचुरली अवेलेबल मिनरल है आपको वाटर का अंदर, इसकी वजह से जो सॉल्ट्स बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट है या नहीं तो आयरन फॉस्फेट है, वो बहुत ही मोस्ट कॉमन है आपको स्केलिंग में। और लेस कॉमन है आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट है और सिलिकेट्स भी लेस कॉमन है। और मैग्नीशियम सिलिकेट कभी बनेगा तो बहुत ही हार्ड स्केल है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होते हैं। जैसे स्केल जो फॉर्म हो गया फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारा जो ट्यूब का नेट एरिया कम हो गया। जैसे आप यहाँ देखेगा तो ये हमारा ट्यूब है, ये ट्यूब का इसका जो नेट एरिया पानी का एरिया टोटल है, लेकिन अभी पानी का एरिया कम हो गया है, अभी इसका जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये स्केलिंग है और एक्सेलरेट हो जाते हैं अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो, और सॉल्ट्स और इसका स्केलिंग बढ़ जाते हैं। और वाटर अगर हार्डनेस ज़्यादा है पानी का तब भी स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पीएच बहुत हाई है, पीएच हाई मतलब बहुत अल्कलाइन वाटर है, तब इसमें क्या है, इसमें अल्कलाइन वाटर है तो उसमें आपको सॉल्ट्स ज़्यादा रहेगा, वो सॉल्ट्स डिपॉजिट होने का चांसेस ज़्यादा है, वही हमारा स्केलिंग है। या हाई एम अल्कलिनिटी वाटर है तब भी अल्कलाइन वाटर है तो, यानी तो हाई रेसिडेंस टाइम अगर आप सीओसी है बहुत हाई सीओसी में, जो आपको लिमिटेड सीओसी है उसमें आप बिना ब्लो डाउन करके ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप इसको रिसर्कुलेट कर रहे हैं तो तब भी आपको ये स्केल फॉर्मेशन होने का बहुत चांसेस ज़्यादा है। अभी स्केल फॉर्म हो गया तो इसका प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इसको क्यों हम लोग कंट्रोल करना है, बेसिकली हमारा जो ये ऐसे से हम लोग क्या हो रहे हैं, ऐसा हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, जो इतना अच्छा एक्सचेंजर आपको स्केल फॉर्मेशन की वजह से ये हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पानी का फ्लो है ये नहीं जा रहा है, इसका कम हो गया, पानी का फ्लो कम हो गया। और जो हीट एक्सचेंजर का जो मेन फंक्शन है, इसका जो हीट ट्रांसफर है वो आपको पूर हीट ट्रांसफर हो गया है और हमारा प्लांट का लोड भी आपको कम हो जाएगा। और इससे आपको जो केमिकल जो लगेगा वो भी आपको बढ़ जाएगा और अननेसेसरी आपको शट डाउन करना पड़ेगा और आपका जो इक्विपमेंट का लाइफ आपको कम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको स्केल को आपको कंट्रोल करना ही करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्केल डिस्पर्सेंट, यानी ये तो बहुत बार इसको सुना होगा, पॉलीमरिक डिस्पर्सेंट का नाम पे भी सुना होगा, वो पॉलीमरिक डिस्पर्सेंट डालते हैं सो दैट आपको स्केल फॉर्म बनेगा ही नहीं है। आपको क्या है फ्रेंड्स, सॉल्ट्स तो हमेशा होता ही है हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम में, वो सॉल्ट्स होता ही है, वो सॉल्ट स्केल बनने के लिए क्या होगा, सॉल्ट ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट होकर ये आपको स्केल बन रहे हैं। अभी हम लोग स्केल डिस्पर्सेंट या नहीं है तो पॉलीमरिक डिस्पर्सेंट करता क्या है, इस जो स्केल बना था उसमें आपको एक चार्ज इम्पोज करेगा, सेम टाइप ऑफ चार्ज इम्पोज करेगा। हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमको पता है सेम चार्ज आपको रिपल होते हैं,
ऑपोजिट चार्ज जो अट्रैक्ट होते हैं। अगर इसका जो स्केल के ऊपर सेम चार्ज इम्पोज करेगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे का आपको रिपल होकर आपको क्या होगा, स्केल सेपरेट हो जाएगा। ऐसे जब आपको जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये एक मतलब आपको एक ये बन जाएगा एक सॉलिड जैसा। अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो हम लोग स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का वजह से हम लोग इसको चार्ज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का वजह से रिपल करके हम लोग इस स्केल को हम लोग कंप्लीटली हटा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्केल डिस्पर्सेंट या पॉलीमेरिक डिस्पर्सेंट यही करते हैं, आपको सेम चार्ज को, सेम नेचर ऑफ चार्ज को ये इम्पोज करके इसको अलग अलग करके वो स्केल को फॉर्म होने ही नहीं देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्केल डिस्पर्सेंट इसीलिए हम लोग कंटिन्यूसली हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम में डालते हैं। और स्केल डिस्पर्सेंट के जो पॉलीमेरिक डिस्पर्सेंट बोलते हैं, इसका भी हमारा फ्रेंड्स जो बेसिकली स्केल डिस्पर्सेंट का जरूरत पड़ रहा है बेसिकली सॉल्ट का वजह से। अगर आप कूलिंग वाटर सिस्टम में अगर 7 to 8 मेंटेन करेगा, अगर पीएच 8 का ऊपर नहीं जा रहे हैं तो तब क्या होगा, ऑब्वियसली स्केल बनेगा, स्केल का मतलब सॉल्ट्स बनेगा ही नहीं है। तो सॉल्ट्स नहीं है तो आपको स्केल भी नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें भी आपको पीएच 7 to 8 मतलब 8 का ऊपर नहीं जाना है। करोजन में हमको 7 का नीचे नहीं जाना है। 7 का नीचे गया तो एसिडिक हो गया, करोजन हो रहे हैं। अगर 8 का ऊपर गया तो आपको क्या हो गया, ये एल्कलिन हो रहे हैं, सॉल्ट्स बढ़ रहे हैं हमारा कूलिंग वाटर में। तो सॉल्ट्स बढ़ रहे हैं तो आपको स्केल फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए 7 to 8 आपको मेंटेन करने हैं। 7 to 8 या नहीं है तो इसका एल एस ए भी हम लोग बोलते हैं, लॉन्गेस्ट स्केल इंडेक्स है, वो आपको +0.3 से लेकर -0.3 मेंटेन करना है। ये भी आपको सिमिलर है। अगर +0.3 का ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये वाटर है एसिडिक वाटर बनेगा। -0.3 का नीचे लेकर गया तो आपको एल्कलिन वाटर बनेगा। एसिडिक वाटर हमेशा आपको करोड करेगा, एल्कलिन वाटर हमेशा आपको स्केलिंग फॉर्म करेगा। इसको इसीलिए पीएच या एलएसए से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए हम लोग कूलिंग वाटर सिस्टम में एक और केमिकल डालते हैं, वो आपको एसिड डालते हैं। हमारा हाइड्रोलिक मतलब H2SO4, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड या नहीं है तो एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 98% जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो H2SO4 डालते हैं। नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो 30% कॉन्सेंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भी डालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ऐसा एसिड डाल के हम लोग ये पीएच या एलएसए जो भी है आपको इसको मेंटेन करते हैं, सो दैट आपको वाटर का वजह से इसका जो करोजन है वो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, जो सॉल्ट्स अवॉइड कर सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग स्केल भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग को 3 केमिकल हो गए अभी हमको, मतलब एक एनोडिक इनहिबिटर, करोजन करोजन के लिए 2 केमिकल डाल रहे हैं हम लोग। एनोडिक करोजन इनहिबिटर है, कैथोडिक करोजन इनहिबिटर है। इसके बाद हमारा स्केल फॉर्म नहीं होने के लिए पॉलीमरिक डिस्पर्सेंट डाल रहे हैं हम लोग। डिस्पर्सेंट मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारा इसको डिस्पर्स करना है हमको। ठीक है, डिस्पर्सेंट डाल रहे हैं। इसके बाद आपको पीएच और एलएसए के मेंटेन करने के लिए हम लोग एसिड डाल रहे हैं कूलिंग वाटर में, हमेशा एसिड तो डालना ही पड़ेगा। इसकी बात है फ्रेंड्स हमारा डिपोजिशन ऑफ फॉलिंग। अभी तक जो सॉल्ट का वजह से बन रहा था वो आपको स्केलिंग है। अगर आपको जो डिफरेंट आपको जो करोजन फ्री आयरन हो गया, या नहीं है तो कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, या नहीं है तो कोई भी सिल्ट या सैंड है, सिल्ट है जो आ गया कूलिंग वाटर सिस्टम में, या नहीं है तो कोई डेड आल्गे हो गया, आल्गे जो ग्रीन कलर का, या नहीं है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या अगर पानी का वेलोसिटी बहुत कम है, या नहीं है तो कोई भी अमोनिया ऑयल है, हाइड्रोकार्बन, ये सारे जो भी आपको इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं तो कोई भी सस्पेंडेड फॉर्म में जो रहते हैं, अगर वो क्या होगा आपको आगे जाकर ऐसे आपको फाउलिंग करेगा। इसको डिपोजिशन या फाउलिंग बोलते हैं। वो सस्पेंडेड जितना भी है वो एक जगह जैसा कचरा बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही जाकर कहीं पे एक कट्टा ये डिपॉजिट हो जाएगा या फाउलिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी हम लोग हमारा डिस्पर्सेंट डालते हैं। ठीक है, डिस्पर्सेंट डालते हैं, बायो डिस्पर्सेंट डालते हैं आपको के ये केमिकल है इसका जो बायोलॉजिकल जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए। और पानी का वेलोसिटी हमेशा मेंटेन करना है। अगर पानी का वेलोसिटी अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सारे जम 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 हो जाते हैं। अगर पानी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये पानी का साथ लेकर चला जाता है और कभी भी जमने नहीं देगा, ये कट्टा जमने नहीं देगा। इसीलिए पानी का वेलोसिटी हमेशा जो डिजायर्ड वेलोसिटी है उससे मेंटेन करना है। और हमेशा साइड स्ट्रीम जो फिल्टर है हमारा, वो 5 to 10% ऑफ सर्कुलेशन रेट को हम लोग साइड स्ट्रीम फिल्टर का थ्रू हम लोग पास करते हैं। वो फिल्टर का थ्रू हमेशा
10% 5 to 10% ऑफ वाटर को हम लोग सर्कुलेट करना है, सो दैट जो सस्पेंडेड सॉलिड से वो सब ये फिल्टर करेगा, सो दैट आपका कूलिंग वाटर सिस्टम को थोड़ा सा ये फॉर्म नहीं होने देगा। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंटली जो इसका जो ब्लो डाउन करना था, ब्लैक फिशिंग करना था, वो सब आपको करने से हमको ये डिपोजिशन या फॉलिंग हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसकी बाद है हमारा जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है। जो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है ये भी आप बहुत बार, क्योंकि हमारा जो कूलिंग वाटर है, हमारा जो हॉट वाटर है, इसका जो टेम्परेचर भी बहुत सफिशिएंट है, बहुत आइडियल है आपको बैक्टीरिया या algae फंगी इसको ग्रोथ करने के लिए बहुत आइडियल टेम्परेचर है कूलिंग वाटर का। इसका जो हॉट वाटर भी है, कोल्ड वाटर भी है, और इसमें आपको सनलाइट भी है आपको algae फॉर्म होने के लिए। और कूलिंग वाटर में आपको इतना सारे केमिकल्स है, सॉल्ट है, वो सब आपको फूड जैसे बिहेव करेगा आपको बैक्टीरिया के लिए, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसीलिए आपको एक जो आपको डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजी क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको जो बैक्टीरिया जो पानी के अंदर रहते हैं आपको दिखते नहीं है, वो बेसिकली बैक्टीरिया ये है जो आल्गे है, जैसे आपको ग्रीन ग्रीन कलर में आपको कूलिंग वाटर का स्ट्रक्चर्स में, डेक में कहीं पे भी पानी जमा हो जाते हैं वहां आपको दिखते हैं algae, ऐसे इजीली फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि पानी जहाँ है यहाँ सनलाइट भी है, ठीक है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स भी है, पानी का न्यूट्रिएंट्स भी है, तो वो आराम से बन जाते हैं। और फंगस है, जैसा आप यहाँ देखेगा तो ये सब जहाँ वुडन जैसा मटेरियल है या नहीं है, तो इसका जितना भी हो जगह आपको फंगस बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो वुड में जो होते हैं, ठीक है, ये सब बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है। सो जैसा हम लोग देखेगा तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में अगर आप देखेगा तो ये आपको जो बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप देखेगा तो आपको दो प्रकार का होता है। एक आपको एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब जिसका आपको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, उसको आपको बिना ऑक्सीजन भी आपको इसका रिप्रोडक्शन क्रिएशन भी, इसका रिप्रोडक्शन भी होता है, वो आपको जी सकते हैं। वो बैक्टीरिया को आपको एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं बोलते हैं। इसको हम इसके अंडर में आते हैं फ्रेंड्स SRP, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये बेसिकली फॉर्म होते हैं जहां आपको करोजन हो गया, नहीं है तो जहां आपको स्केलिंग हो गया, फॉलिंग हो गया, इसके नीचे आपको जैसे स्केलिंग हो गया तो स्केलिंग का नीचे आपको ऑक्सीजन होने का चांस ही नहीं है, लेकिन वहां भी आपको ये बैक्टीरिया फॉर्म होकर उसका फॉर्म हो जाएगा, उसकी वजह से आपको करोजन हो जाता है। उसका हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन या इसकी वजह से पिटिंग करोजन जो बोलते हैं, MICA, ये बेसिकली SRB का वजह से ही होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो हमारा स्केल है या डिपॉजिट्स का इसका नीचे होता है, उसमें आपको बिना ऑक्सीजन भी ये आपको फॉर्म हो जाते हैं। ये जैसे एसओ जो हमारा सल्फेट है, सॉरी फ्रेंड, जो आपको सल्फेट है, अगर SRB की वजह से क्या होगा आपका, सॉरी फ्रेंड्स, आपको हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। हाइड्रोजन सल्फेट अगर आपको आयरन का साथ फिल्म रिएक्ट करेगा तो आपको हाइड्रोजन मतलब आपको आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, वो बेसिकली आपको करोड करेगा आपको, मतलब इसी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन बोलते हैं, MICA। और नेक्स्ट ये आपको एनारोबिक बैक्टीरिया है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये आपको इसका जो जिंदा रह सकते हैं और इसका जो ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जिस बैक्टीरिया को आपको ऑक्सीजन का जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर इसका जो ग्रोथ बनता है तो उसको एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बेसिकली आपको जैसा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, वो आपको इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में या नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। वो बेसिकली आपको पीएच को बहुत ड्रॉप कर देते हैं, एसिडिक रहे। और दूसरे आयरन बैक्टीरिया, जो आयरन फॉलिंग की वजह से जो बनेगा उसको हम लोग आयरन बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बहुत ऑक्सीडाइजिंग है, आपको आयरन को खा लेते हैं। नेक्स्ट है स्लाइम बैक्टीरिया, जो आपको जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे दिखते हैं आपको, उसको हम लोग स्लाइम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है। जैसा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, वो आपको जो बैक्टीरिया जो एक बार बन गया था, वो बैक्टीरिया बनने के बाद इसका नेचर कैसे रह रहे हैं। ठीक है, अगर वो पानी के अंदर इंडिविजुअली फ्लोट हो रहे हैं तो इसको प्लैंक्टोनिक बोलते हैं। वो बेसिकली ऐसे फ्री होते रहते हैं पानी के अंदर। ठीक है। दूसरे आपको क्या होगा, ये सरफेस में चिपक जाते हैं। ठीक है, सरफेस में आपको जैसे देखेगा तो थोड़ा स्लिपरी जैसा होते हैं, वो बेसिकली बैक्टीरिया का वजह से जो सरफेस में चिपक जाते हैं, वो सरफेस में वो क्या होते हैं, चिपक जाके इसको हम लोग बायोफिल्म बोलते हैं। वो सरफेस पर ऊपर चिपक जाके जैसे आपको बहुत स्लिपरी जैसे होते हैं, बेसिकली बायोफिल्म है, जैसे आपको ऐसे दिख रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको निकाल दिया तो जैसे आपको देखेगा तो ये आपको बायोफिल्म है। ठीक है, ये बेसिकली कोई स्केलिंग नहीं है। ठीक है, ये फॉलिंग के अंदर आएगा, यानी बायोफिल्म है। मतलब फॉलिंग अगर हार्ड बन गए तो इसको फॉलिंग बोलते हैं। अगर इसे सॉफ्ट है बहुत, मतलब इसका सरफेस के ऊपर जो बन गया, अगर इसको आप खींचेगा तो ऐसे आपका आते हैं, ये बेसिकली फॉलिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब ये आपको, मतलब सॉरी, बायोफिल्म है। ठीक है, जो फिल्म बन रहा था, ये बायोफिल्म में मोस्टली आपको क्या होगा, आपको वाटरी रहते हैं, और जो आपको माइक्रोबायोलॉजिकल सेल्स से या करोजन प्रोडक्ट्स भी रहेगा, कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड्स भी रहेगा, वो सब आपको रहेगा बायोफिल्म में। ठीक है, इसीलिए आपको माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल करना भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कूलिंग वाटर तो आपको पीने के लिए नहीं है। आपको माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन जैसे हम देख रहे थे माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल की वजह से आपको क्या हो रहा है, बायोफिल्म फॉर्म हो रहे हैं, और ये आपको फाउलिंग भी लीड कर रहे हैं। और आपको माइक्रो ये दोनों की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली हीट ट्रांसफर कैपेसिटी कम हो जाएगा आपको हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, और इसकी वजह से जो अगर ये फिल्म फॉर्म हो गया या नहीं तो फाउलिंग फॉर्म कर रहे हैं, फाउलिंग के नीचे आपको बैक्टीरिया रह सकते हैं, वो आपको करोड कर सकते हैं। आपको इसी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड करोजन बोल रहे हैं, वो आपको कर सकते हैं। इसकी वजह से अननेसेसरी आपको शट डाउन करना पड़ेगा, कूलिंग टावर का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। और बहुत सारे कूलिंग टावर में कहीं पे भी आपको वुडन पार्ट्स दिखते हैं तो वो सबको वो खा लेते हैं हमारा। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल, इसीलिए आपको माइक्रोबायोलॉजिकल को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए हम लोग दो तरफ का केमिकल यूज करते हैं। एक हमारा बायोसाइड बोलते हैं बेसिकली इसको, जो जैसे हमारा सुसाइड होते हैं, होमोसाइड होते हैं, उसको किल करने के लिए जो होते हैं। अगर हमको बायोलॉजिकल चीज है, माइक्रोबायोलॉजिकल चीज को अगर किल करना है तो इसको हम लोग बायोसाइड केमिकल का यूज करते हैं। ये बायोसाइड केमिकल भी दो प्रकार का होता है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड से, दूसरा आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड से। ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड से ये नाम ही दिखा रहा था, ये बेसिकली जो बायोसाइड को ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, इसी को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं। जैसे हमारा करोजन में भी क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग खींच रहे थे, इसको ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड्स क्या करते हैं, जिस बैक्टीरिया है, नहीं है तो जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल चीज है, उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच देते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, ये बायोसाइड से ये हमेशा फाइट करते रहते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को वो बंद हो जाएगा। जैसा अगर जो माइक्रोबायोलॉजिकल चीज है अगर इसके साथ फाइट कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, और वो अननेसेसरी इसका एनर्जी वेस्ट करेगा, और वो धीरे धीरे मर भी जाते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड से ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली हमारा क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन गैस है यार, क्लोरीन का कोई भी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, जैसे क्लोरीन है, या ब्रोमीन प्रोडक्ट्स है, या नहीं तो ClO2 है, जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड है, या ओजोन यूज कर सकते हैं, या यूवी रेस यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, हैलोजन डोनर्स यूज करते हैं, हैलोजन रिलीजिंग कॉम्पाउंड्स यूज करते हैं, जैसे यूवी रेस बोला था उसको भी यूज कर सकते हैं। वो सबको करके हम लोग बेसिकली ये सब आपको ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड से, ठीक है, उससे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन्स को खींच के हम लोग इसको आगे रिप्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, इसको मार देते हैं। ठीक है, ये लेकिन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड्स बहुत स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे मारते हैं, और ये आपको कहीं भी कूलिंग वाटर में जैसे सम्प है, इसका जो ग्राउंड लेवल तक, नीचे तक, जो डार्क तक ये जाकर इसको मार नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड का भी जरूरत है, कि हम कंटिन्यूस डोज में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालते हैं क्योंकि स्लो प्रोसेस है, और कुछ शॉक ट्रीटमेंट में हम लोग नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालते हैं। नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड क्या होते हैं, ये बेसिकली इसको सेल का ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, इसका रिप्रोडक्शन का ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, और इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड में आपको डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे हमारा, जैसे हमको कभी भी आपको फीवर हुआ है तो अलग अलग मेडिसिन होते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको वायरल फीवर हुआ है तो आपको कोई एंटी वायरल लेना पड़ेगा, कोई आपको कोई और फीवर हुआ है
है तो आपको एंटी बैक्टीरिया कहते हैं, या आपको टाइफाइड हुआ है तो अलग मेडिसिन लेते हैं, या नहीं तो डेंगू हुआ है तो अलग मेडिसिन लेते हैं। ऐसा आपको हर एक चीज़ के लिए हर एक मेडिसिन अलग अलग है। ऐसे आपको जो आपका जो केमिकल ट्रीटमेंट में जो आप प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, उसकी केमिकल की वजह से जो आपको इंड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी हिसाब से इसको सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको डिफरेंट केमिकल से एमबीटी, क्वैट, एमाइन बेस्ड बायोसाइड, डीबीएनबीए, ब्रोनॉल है, डाइक्लोफिन है, ऐसे आपको ग्लूटारेडिन, या नहीं तो आइसो यूज़ करते हैं, नहीं तो कार्बोमेट यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रकार का। ये बेसिकली क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको एमबीटी है बेसिकली इसका एसआरबी को किल करने के लिए या नाइट्रोफिलिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा क्वैट है इसका टेंडेंसी आपको फोम क्रिएट करेगा, जैसा फोम क्रिएट करेगा, लेकिन ये आपको जो एसआरबी को क्रिएट करने के लिए भी, किल करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये आपको कोई भी आपको ऑयल या नहीं है तो ऑर्गेनिक ऑयल रहेगा तो क्या होगा, ये आपको मार नहीं सकते, इतना इफेक्टिव नहीं है। और पीएच अगर हाई भी है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और ऐसे आपको मतलब आपको ग्लूटाथियोन, ये आपको बेसिकली आपको वाइड रेंज ऑफ पीएच रेंज में ये बहुत यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अमोनिया और एमाइंस अगर वाटर में रहेगा तो ये बेसिकली आप ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं करेगा। ऐसे आपको आइसो भी आपको जो सल्फेट कंपाउंडिंग जो रहते हैं वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, बाकी में ये बहुत अच्छे है। लेकिन पीएच कोई भी रेंज में ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं आप, ग्लूटा या नहीं है तो आइसो को कोई भी पीएच रेंज में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद DACH है, ये आपको आल्गे को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये भी आपको पीएच इंसेंसिटिव है, वाइड रेंज ऑफ पीएच रेंज में काम कर सकते हैं। DBNP है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत क्विकली बहुत फास्टली किल करेगा। ठीक है, बहुत फास्ट काम करेगा ये। नेक्स्ट है कार्ब है, बेसिकली आपको एसआरबी और नाइट्रोफिलिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अप टू 8 का पीएच का ऊपर है तो ये इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है। जैसे यहाँ देखेगा तो जो जैसे हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अंडर है, बैक्टीरिया आते हैं, फंगे आते हैं, एल्गे आते हैं, वो जो जैसे एमबीटी है बैक्टीरिया के लिए बहुत एक्सेलेंट आपको किल करेगा, फंगे को स्ट्रांग है, एल्गे को भी स्ट्रांग है। ठीक है, इसीलिए हमको एमबीटी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वैट आएगा तो हम लोग को क्वैट है आपको बैक्टीरिया और एल्गे के लिए बहुत एक्सेलेंट है, लेकिन फंगे के लिए इतना नहीं है। ऐसे आपको डिफरेंट है। DBNP आए देखेगा तो आपको बैक्टीरिया के लिए बहुत एक्सेलेंट है, लेकिन फंगे और आल्गे के लिए मतलब इतना ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग डिफरेंट नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालते हैं। आपको ये जो बेसिकली कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में जैसे इतना है तो मोस्टली आपको दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली आपको क्लोरीन गैस या नहीं है तो क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड में, ऑन कंटिन्यूस बेसिस में यूज़ करते हैं। क्लोरीन गैस है अब तो आपको बहुत सस्ता या सस्ते में मिल जाते हैं आपको क्लोरीन गैस, लेकिन बहुत हजार्डस है, इसीलिए ClO2 में बहुत लोग जा रहे हैं। ClO2 ये बहुत महंगा चीज़ है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है ClO2 भी है। ठीक है, क्लोरीन को ऑक्सीजन फॉर्म में, ClO2 का फॉर्म में, इसमें आपको बहुत प्रकार का सिंगल पंप है, 2 पंप है, 3 पंप मेथड है, डिफरेंट प्रकार का मेथड है। ये आपको बहुत अलग टॉपिक है, अगर इसके लिए आप इंटरेस्टेड है तो बताइए, ClO2 जनरेशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे भी इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ClO2 यानी ये तो क्लोरीन गैस जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइट में हम लोग एक्चुअली नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइट में हम लोग जैसा हम लोग क्या है सॉक ट्रीटमेंट जैसे यूज़ करने हैं, वंस इन ए मंथ यूज़ करने हैं, वो भी आपको डिफरेंट केमिकल का यूज़ करना चाहिए। अगर एक ही केमिकल का यूज़ कर दिया तो क्या होगा, आपको हर बार वो बैक्टीरिया ये भी आपको क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको इसके लिए इम्यून हो जाता है। इसीलिए आपको डिफरेंट केमिकल से मंथ में यूज़ करना पड़ता है। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, मंथ में एक बार मतलब हर 10 दिन का बाद, जैसा मंथ का फर्स्ट डे में ये यूज़ किया तो 11th डे में ये यूज़ करते हैं, 22nd डे में ये यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कभी भी आपको बायोसाइड डालते हैं तो इसके साथ आपको बायो डिस्पर्सेंट भी डालते हैं, वो क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही आपको हर मंथ में एक बार इसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड को डालना है। ठीक है, आपको ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत क्विक है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइट के लिए जैसा पहले हम लोग डिस्कस किया था, HTA होल्डिंग टाइम इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत क्विक है, लेकिन उसको कभी भी कोई भी बायोसाइड है उसको काम करने के लिए टाइम लगेगा फ्रेंड्स। जैसे हम लोग कभी भी फीवर आएगा तो इसको टैबलेट खाते हैं तो वो तुरंत आपको कम नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, उस टाइम तक इसका पानी को आपको रहना चाहिए। अगर आप पानी को ब्लो डाउन करेगा तो वो आपको अननेसेसरी केमिकल डाइल्यूट हो जाएगा, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग हो जाएगा केमिकल से। इसीलिए जैसे आपको केमिकल डाल दिया तो इसका HTA बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग टाइम इंडेक्स। कि ये MBT ये आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालने के बाद डालने के टाइम पे थोड़ी देर तक आपको ब्लो डाउन नहीं करना चाहिए। एक बार ये तो इसका जो सेटलिंग पीरियड है, इसका जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड हो गया है, तो इसके बाद आप इसको ब्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको, मैं ऑलरेडी बताया था जो आपको बायोफिल्म बन रहे हैं नहीं है तो फाउलिंग बन रहे हैं, उसको करने के लिए जैसे आपको स्केलिंग को डिस्पर्स करने के लिए हम लोग स्केल डिस्पर्सेंट यूज कर रहे हैं, पॉलीमेरिक डिस्पर्सेंट यूज कर रहे हैं, ऐसे आपको जो बायोलॉजिकल मैटर है इसकी वजह से जो फाउलिंग बन रही है नहीं है तो इसका बायोफिल्म बन रहे हैं, इसको आपको डिस्पर्स करने के लिए, एक कट्टा नहीं करने के लिए हम लोग बायो डिस्पर्सेंट यूज करते हैं। ठीक है, बायो डिस्पर्सेंट है जैसा आपको साबुन जैसे है, जैसा साबुन होते हैं ऐसे ही है। जैसे साबुन क्या करते हैं, आपको कोई भी आपको डस्ट विस्ट है, आपको जो भी आपको डिपॉजिट बन रहे हैं इसको क्या करेगा, अलग अलग करके सेपरेट करके आपको निकाल देगा उससे। ऐसे ही आपको बायो डिस्पर्सेंट भी ऐसे ही काम करेगा, उसको सेपरेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बायो डिस्पर्सेंट भी आपको कभी भी आपको बायोसाइड डालते हैं तो इसके साथ साथ आपको बायो डिस्पर्सेंट हमेशा डालना ही डालना है। ठीक है, जो जैसे आपको ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड कंटिन्यूसली डाल रहे हैं तो बायोसाइड भी आपको कंटिन्यूसली डालना है। अगर कभी भी आपको नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डालते हैं तो उस टाइम पे आपको ये ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड को बंद करना है फ्रेंड्स। ये दोनों को एक साथ कभी भी नहीं डाल सकते, अगर डाल दिया तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और आपको माइक्रोबायल ऑर्गेनिजम्स को आपको खत्म नहीं करेगा। इसीलिए आपको एट ए टाइम एक ही डालते हैं। ठीक है, इसको डालने के टाइम पे भी आपको बायोसाइड डालना जरूरी है, क्योंकि एक बार इसको किल कर दिया तो ये एक जाकर ये क्या होगा, डेड ऑर्गेनिज्म से आपको आगे जाकर एक एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए इसको स्प्लिट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको बायो डिस्पर्सेंट, जो बायोलॉजिकल मैटर को इसको डिस्पर्स करना है, इसको हम लोग जो केमिकल है बायो डिस्पर्सेंट है। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसीलिए बायो डिस्पर्सन बहुत जरूरी है। जैसे आपको बायो डिस्पर्सन भी क्या करेगा, आपको ऑर्गेनिक इसका ऊपर पेनेट्रेट करेगा और इसको डिस्पर्स करेगा, जैसे साबुन करते हैं ऐसे ही काम करेगा, आपको बायो डिस्पर्सेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी हमारा कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में आपको इतना सारे केमिकल है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको करोजन के लिए हम लोग करोजन इनहिबिटर डाल रहे हैं, वो आपको दो केमिकल डाल रहे हैं हम लोग। एक एनोडिक इनहिबिटर है जैसा ऑर्थोफॉस्फेट है, और कैथोडिक इनहिबिटर में हम लोग पायरोफॉस्फेट डाल रहे हैं। ये दो केमिकल इसीलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये दोनों आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, इसीलिए आपको सिंगल केमिकल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपको कोई भी केमिकल सप्लाइंग एजेंसी आपको दो अलग अलग केमिकल में ही डालते हैं, इसको कभी भी क्लब नहीं कर सकते, ब्लेंडिंग नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको एक करोजन इनहिबिटर में आपको दो केमिकल डालते हैं, एक आपको ऑर्थोफॉस्फेट जैसे एनोडिक इनहिबिटर है, या पायरोफॉस्फेट कैथोडिक इनहिबिटर है। ठीक है फ्रेंड, और अगर कहीं पे भी आपको कॉपर का रिलेटेड कोई भी आपको इक्विपमेंट है, कॉपर एक्सचेंजर है, तो आपको एजोल भी डालना पड़ता है, एजोल बेस्ड केमिकल भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जहाँ कॉपर हो गया तो उसमें आपको तीन केमिकल भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको स्केल डिस्पर्सेंट या पॉलीमरिक डिस्पर्सेंट एक डालते हैं। इसके बाद हमको स्केल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका एसिड भी डालते हैं हम लोग, सॉल्ट्स को कम करने के लिए और हमारा pH 7 to 8 के बीच में रखने के लिए, और हमारा जो LSA है +0.3 से लेकर -0.3 के अंदर मेंटेन करने के लिए हम लोग एसिड H2SO4 जनरली डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम लोग बायोसाइड डालते हैं, जो हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड है, जैसा क्लोरीन गैस है या नहीं तो ClO2 है, कंटिन्यूसली डालते हैं। और इसके साथ हम लोग बायो डिस्पर्सेंट भी डालते हैं, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइट है जैसे MBT क्वैट है, DBNP है, वो आपको मंथली एक बार, हर मतलब मंथली एक बार, मतलब अलग अलग केमिकल मंथली एक बार है, एक ही मंथ में आपको हर 10 दिन का फ्रीक्वेंसी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं, सो दैट इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसका इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इतना सारे केमिकल यूज करते हैं। सो करोजन इनहिबिटर, आपको बायोसाइड और स्केल डिस्पर्सेंट,
बायोडिस्पर्सेंट और एसिड यूज़ करते हैं। वो करके हम लोग एसिड यूज़ करके हम लोग इसका जो पीएच और इसका एलएचए मेंटेन करते हैं, ठीक है, और इसका जो कंडक्टिविटी भी मेंटेन करते हैं हम लोग, ये सब करके हम लोग। और जो ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइट है, इसमें आपको जो रेसिडुअल क्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइट में हमेशा जो क्लोरीन गैस यूज़ किया, तो अगर क्लोरीन गैस जाकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर दिया, जो क्लोरीन ख़त्म हो गया, जो लेफ्ट आउट क्लोरीन है उसको हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। इसको ही हम लोग एफआरसी के नाम पे सुना होता है बहुत बार आप, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। जो आप क्लोरीन काम करने के बाद जो बच जाते हैं उसको हम लोग फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। वो आइडियली आपको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई कुछ बचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन है आपको एसिडिक नेचर है, वो आपको और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल को खा लेगा, ठीक है। इसीलिए क्लोरीन आइडियली जीरो होना चाहिए। लेकिन आपको क्लोरीन डोजिंग सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सही से किल हो रहे हैं नहीं हो रहे, देखने के लिए आपको कुछ डिटेक्टेबल क्लोरीन लेवल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जनरली एफ आर सी ए 0.5 मेंटेन करते हैं हम लोग। वो डिटेक्टेबल क्लोरीन रेंज आपको जनरली 0.1 से लेकर 0.5 डिटेक्टेबल है, इसीलिए इसका बीच में हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर 0.5 का ऊपर ज़्यादा अगर आप डोजिंग करेगा तो वो आपको मेटल को खा लेगा, करोजिव नेचर है, इसीलिए ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर 0.1 के नीचे अगर कर रहे हैं तो हम लोग को ये आपको इनफेक्टिव है, कम क्लोरीन आप डाल रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ आपको बढ़ जाएगा। इसीलिए 0.1 टू 0.5 के बीच में हम लोग एफ आर सी मेंटेन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ये सब करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलिंग वाटर का केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब करके, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स आज की हमारा टॉपिक है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।